हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे, वो हम लोग जाने थे कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसको रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करके हम लोग बताए थे सॉल्व किया जाता है, कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपेंड करके उसको सॉल्व किया जाता है कि नहीं। तो इस एक्सरसाइज में जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आखिर प्रॉपर्टीज़ का ज़रूरत क्यों पड़ता है डिटर्मिनेंट में। ठीक है, तो देखो हम लोग एक्सपेंड करते थे तो सबसे इजी मेथड क्या था कि जहाँ भी हमको एलिमेंट जिस रो या कॉलम में अगर 2 0 मिल जाता था तो उसके अलॉन्ग हम लोग एक्सपेंड कर सकते थे, वो सॉल्व करने में बड़ा इजी होता था। तो प्रॉपर्टीज़ क्या करता है, जो अगर मान लो तुम्हारा कोई भी ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें 0 नहीं है, तो आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए वहाँ ज़ीरो ला सकते हो। ठीक है, ऐसा आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके वो आप खुद से ज़ीरो बना सकते हो। मान लो अगर नहीं भी है तो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके आप ज़ीरो बना सकते हो। तो वो हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन वगैरह में। ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अपना प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, हेडिंग दे दो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged if rows and column are interchanged। अब भैया इसका क्या मतलब हुआ। तो देखो अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का रोज़ को अगर कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। अब देखो इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, कोई भी डिटर्मिनेंट ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट है। अब जो है तुम क्या करो, रोज़ को कॉलम में रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो देखो ये R1 था, इसको हम C1 बना दिए 1 2 3। ये R2 था, इसको हम C2 बना दिए 4 5 6। और ये R3 था तो इसको हम क्या कर दिए, C3 बना दिए। तो ये हो गया 7 8 9। तो जैसे ही रिप्लेस करते हो, मान लो ये मान लो, ठीक है, ये डेल्टा डैश है या डिटर्मिनेंट डैश है। तो देखो इसको जो सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा और इसको जो सॉल्व करोगे इससे जो आंसर आएगा दोनों ही इक्वल होगा। ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो ओवरऑल इससे क्या निकल के आता है कि मान लो कोई डिटर्मिनेंट ए है, ठीक है, और ए डैश का डिटर्मिनेंट दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा। हम ये डैश के बारे में बता चुके हैं, ये क्या है, ट्रांसपोज। तो कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू और अगर उसका ट्रांसपोज कर दे तो उसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं अपना प्रॉपर्टीज नंबर 2। प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, सॉरी, if we interchange any two rows or column of the determinant, then the value of determinant will be change, then the sign of the determinant will be change। अब देखो बार बार थ्योरी पार्ट लिखने से, लैंग्वेज लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो वो तुम क्या कर सकते हो, अपने एनसीईआरटी बुक से देख करके लिख सकते हो। ठीक है, उसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी नंबर 2 ऐसे दिया हुआ है, वो तुम थ्योरी लिख लोगे। तो देखो हम यहाँ पर सिर्फ बता दे रहे हैं, उसमें लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखो सिंपल हम लोग समझते हैं। तो जैसे मान लो ये डिटर्मिनेंट है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे कि R1 इंटरचेंज कर देंगे R2 में, ठीक है। R1 किस में इंटरचेंज कर दिए, R2 में। तो देखो जैसे करेंगे, तो जैसे ही इंटरचेंज किए ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 5 8 और 1 4 7 और ये हो गया 3 6 9। तो जैसे ही इंटरचेंज किए तो इस डिटर्मिनेंट का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब ये निगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, निगेटिव आ जाएगा। क्लियर। जैसे मान लो इसको सॉल्व किए तो मान लो कि 28 आया, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -28, मान लो 28 आया था, ठीक है। तो ये आपका सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज बोलता है, ठीक है। तो अच्छा इसको एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे आया, ठीक है, ठीक है। सो देख लेते हैं, छोड़ो प्रूफ से। तो देखते हैं अपना प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ़ 2 रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, मान लो कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये 2 3 4 और यहाँ 1 2 6। तो देखो यहाँ 2 कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, चाहे 2 कॉलम आइडेंटिकल हो चाहे 2 रो आइडेंटिकल हो, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। जैसे भी देखो डिटर्मिनेंट का अगर वैल्यू आइडेंटिकल हो उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब देखो इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे होता है। मान लो तुम क्या किए, इसको C1 को C2 में इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। C1 को C2 में इंटरचेंज किए तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 2 3 4, तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम तुमको बताए थे कि जैसे ही चेंज करेंगे तो कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आता है, तो यहाँ माइनस आ गया। अब देखो ये डिटर्मिनेंट माइनस, ये भी क्या है, यही वाला डिटर्मिनेंट है, तो ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट माइनस डिटर्मिनेंट है, इधर आएगा तो प्लस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो 2 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो देखो ऐसे भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है, या तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर 2 कॉलम या रो अगर आइडेंटिकल होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। हाँ, तो इसमें एक चीज़ और देख लो कि अगर मान लो हम लोग मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ किए थे, तो यहाँ जो है वैसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर तुम्हारा रो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो रो ही ऑपरेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर कॉलम ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो कॉलम ही ऑपरेशन पूरे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। हाँ, तुम चाहे रो ऑपरेशन भी लगा सकते हो, कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हो। अच्छा, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। अब बात करते हैं हम लोग अपना प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के, ठीक है। अगर मान लो कोई एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, ये कोई डिटर्मिनेंट है। और अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर इसको k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, k मतलब कोई भी कांस्टेंट, तो ध्यान दो, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट k, ठीक है। अगर k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों साइड k से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखोगे, 4 5 6 7 8 9, ये जो k मल्टीप्लाई होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट रखना, ठीक है। ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो k इंटू 1, k इंटू 2, k इंटू 3, k कॉन्स्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। बाकी किसी में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये चीज़ याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। अब
चाहे तो तुम इसको रो 2 में भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, चाहे तुम इसको रो 3 में भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है, चाहे तुम C1 में चाहे C2 किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन किसी एक रो में, तीनों रो में नहीं करना है या तीनों कॉलम में नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये याद रखो। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैट्रिक्स के जैसा नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करते थे, मान लो इधर से 3, तो ये 3 सबसे मल्टीप्लाई होता था, सबसे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ एक रो, सिर्फ एक स्पेसिफिक रो या कॉलम के लिए ही ये ऐसा होगा। क्लियर? और यहाँ से एक चीज़ और बात आता है कि मान लो अगर, ठीक है, मान लो कोई एक एग्जांपल ऐसा हो कि यहाँ है 1 2 3, ठीक है, 5 10 और 15 और 2 1 3, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अब ज़रा ध्यान दो, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 2 3, अच्छा ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3 लिख सकते हैं, 5 1 5, 5 2 10, और यहाँ क्या होगा 2 1 3, ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा। और अब यहाँ ज़रा ध्यान दोगे, ठीक है, या नीचे ही देख लो, देखो ये 5 है, तो देखो जिस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से, यहाँ ये वाला कॉलम है तो आप कॉमन ले सकते हो। ये देखो यहाँ 5 क्या सब में कॉमन है, तो 5 यहाँ कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 2 1 3, ठीक है। अब अगर मान लो इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ अब दूसरा प्रॉपर्टी लग जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी? कि 1 2 3 1 2 3 कॉलम आइडेंटिकल, इसका वैल्यू सेम, तो 5 × 0 0, ठीक है। या इसमें हम दो चीज़ तुमको बता दिए, एक क्या बताया कि अगर प्रोपोर्शनल हो, मतलब एलिमेंट अगर प्रोपोर्शनल हो तो वैल्यू, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो और कॉमन इस तरह से ले सकते हो। और दूसरा चीज़ आइडेंटिकल हो तो वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, 0 हो जाता है, ठीक है। दो चीज़ इसमें हम आपको बता दिए, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, अगर फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर मल्टीप्लाई करना है k से तो किसी एक स्पेसिफिक रो स्पेसिफिक कॉलम के लिए होगा, लेकिन मैट्रिक्स में अगर करोगे तो पूरा सब के लिए होगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। अब देखते हैं हम लोग अपना प्रॉपर्टीज नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोल रहा है? इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो or a column of a determinant are expressed as sum of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinant, ठीक है। मान लो अगर कोई मतलब कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, मान लो A B C D E F G H I, और इसके फर्स्ट एलिमेंट में, ठीक है, कुछ ऐड किया हो, क्या ऐड किया हो? वो लैम्डा प्लस 1, लैम्डा, मान लो इधर कुछ ऐड किया हो लैम्डा प्लस 2 और इधर कुछ ऐड किया हो लैम्डा प्लस 3। अब ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या, या तो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है या तो कोई फंक्शन भी हो सकता है। अगर ऐसा ऐड है तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A B C D E F G H I प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 D E F G H I, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ध्यान रहे कि ये जो है ये ऐसा ही होगा, A प्लस लैम्डा 1, ठीक है, A प्लस लैम्डा B प्लस लैम्डा 2 और C प्लस लैम्डा 3। ये क्या होगा, अलग अलग इसमें स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है ये सेम ही रहेगा, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है, ये 5वां प्रॉपर्टी है, ठीक है। और अब बात करते हैं 6 नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं 6 नंबर प्रॉपर्टी। तो 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि if to each element of any row or column of a determinant is eq multiply of corresponding element of other row are added, then the value of determinant remains the same, ठीक है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको हर क्वेश्चन में लगभग यूज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6
सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 6, मान लो ये कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी रो में, ठीक है, कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको किसी रो में ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे R1 चेंजेस टू, या फिर ऐसे देखो R2 में हम 2 से मल्टीप्लाई किए और इसको ऐड कर रहे हैं R1 में, ये सारा काम किस में होगा, R1 के लिए, ठीक है। तो ये तुमको याद आया होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन का, ठीक है, ये याद दिला रहा होगा। तो देखो ये भी वैसे, यहाँ भी तुम वैसे कर सकते हो, लेकिन एक चीज़, एक कंडीशन और है इसमें कि अगर वहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या था मैट्रिक्स में, कि तुम अगर रो ऑपरेशन यूज़ करते थे तो थ्रू आउट द क्वेश्चन रो ही ऑपरेशन यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ वो बाउंडेशन ख़त्म हो जाता है। आप इसमें रो ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हो, और इसके अगर नीचे अगला प्रॉपर्टीज आपको कॉलम ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत है तो आप कॉलम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ कोई बाउंडेशन और लिमिटेशन नहीं है कि रो लगेगा तो रो ही लगेगा और कॉलम लगेगा, तो यहाँ दोनों आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप रो ऑपरेशन लगाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, R1 में काम हो रहा है क्या, R2 से 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2D प्लस ए। उसी तरह क्या होगा B प्लस 2E, उसी तरह C प्लस 2F। ये काम आप कर सकते हो, DEFGHI। अगर उसी तरह आपको करने का ज़रूरत रहे कि C1 में C1 प्लस 2C2, ठीक है, यानी कि अगर यही डिटर्मिनेंट है तो क्या हो जाएगा, तो देखो यानी कि A प्लस 2B, और उसी तरह D प्लस 2E, G प्लस 2H, और ये तुम्हारा BEHCFI, ठीक है। ये तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 6 था, इसको नोट डाउन कर लो। और अब हम लोग इसके 4.2 एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू।